मेरे भाइयों, आज इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो हमारी क्लास 8th है, ठीक है ना, उसका मैथ्स का डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। इस चैप्टर में हमारी दो एक्सरसाइज है और जो पहली एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे होगी और सेकंड एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है ना। तो चीज़ें समझनी है, कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे हमें करना है, इसका करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप समझो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या सीन रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझना है, फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का मैं केस आपको समझाऊंगा। बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको सबसे पहले डिफरेंस क्रिएट होगा कि कभी भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको लॉजिक लगाना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। पहले ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं मार्केट में गया और मैंने पूछा कि एक बॉल पेन है, वो कितने रुपए का है अंकल, बता दो जरा। तो भैया ने मतलब सामने कहा कि भैया आपको 5 रुपये देना पड़ेगा तब जाके आपको एक पेन मिलेगा। मैंने कहा ओके, अगर मैं 2 पेन लूंगा? तो उन्होंने कहा कि भैया जमा घटानी आती है। मतलब उन्होंने कहा कि भैया सीधी सी बात है, 10 रुपये दे दो, 2 पेन दे मिल जाएंगे। ठीक है ना। फिर मैंने कहा अच्छा, अगर मैं आपसे 3 पेन लेना चाहता हूँ तो वो मेरे को सिंपल सा कहेंगे कि भैया 15 रुपये दे दो। ठीक है ना। तो मैं कहूँगा अगर 4 पेन चाहिए हो, सॉरी हाँ 4 पेन चाहिए हो तो बोलेंगे कि भैया 20 रुपये दे दो। कुल मिला के आप चीज एक समझ रहे हो यहाँ पर कि मैं क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। क्वांटिटी बड़ी बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा रहा, तो मेरा दाम भी बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट अफेक्ट। दोनों का सेम अफेक्ट पड़ना, मतलब कोई एक चीज अगर बढ़े और उसका जो इम्पैक्ट है दूसरी चीज के साथ वो भी बढ़े, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन होता है उल्टा सीन। ठीक है ना। ये कैसा होता है कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? अब जैसे मान लो मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसको इस तरीके से समझते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में कि 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है ना। 4 मैन की बात कर देते हैं। ठीक है, 4 मैन हैं, वो मिलके एक काम को 20 दिन में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ कि 6 आदमी लग जाएं इसके बदले, तो काम जो है, अब आप सोचना थोड़ा कि 4 आदमी 20 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो अगर मैं आदमी बढ़ा दूंगा, संख्या बढ़ा दूंगा, तो काम भी बढ़ जाएगा क्या, या काम और लेट खत्म होगा क्या? आप कहोगे नहीं भैया, काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैंने वैल्यू बढ़ाई, 4 से 6 पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा दिन के ऊपर, वो फॉर एग्जाम्पल मान लो 16 दिन पड़ रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो यानी कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। किसी एक चीज के बढ़ने या घटने से दूसरी चीज पे उल्टा प्रभाव पड़े तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब एक चीज बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, या एक के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए। ये लॉजिक जहां पर भी लगेगा, दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन जहां पर एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े। समझ रहे हो? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था और ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का केस था। बेसिक थोड़ी सी बात मैंने कर दी, और ज्यादा मजा जब आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपके साथ अब तुरंत एक्सरसाइज 11.1 नई बुक के अकॉर्डिंग शायद, ये मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आ रहा हूँ। ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है कि कुछ कार पार्किंग के चार्जेस हैं एक रेलवे स्टेशन के पास। ठीक है, 4 घंटे अगर आप लगाओगे तो 60 रुपए। अच्छा, वैसे आप थोड़ा सा ये समझ जाओ कि फर्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे ही है, ऐसा नहीं यानी कि दोनों तरफ चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, कह रहा है अगर हम 8 घंटे पार्किंग कर रहे हैं तो 100 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है अगर हम 12 घंटे पार्किंग कर रहे हैं तो 140 रुपये। ओके, फिर हम 24 घंटे कर रहे हैं पार्किंग तो 180 रुपये लग रहे हैं। तो आपसे कह रहा है चेक करो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या नहीं है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 4 से 8 हो रहा है मतलब दुगना, यहाँ पर 60 से 100 हो रहा है। यानी कि अगर हम समझे थोड़ा सा तो हम ये कह सकते हैं कि ओके ये 40 प्लस हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। यानी कि ये डबल हो गया, एक तरीके से 4 प्लस हो गया। फिर अगली बार फिर 4 प्लस हो रहा है, और ये भी 40 प्लस हो रहा है। फिर अगली बार यहाँ पर 12 से 24
यानी कि यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा 12 का इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो फिर 40 का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ तक तो केस सही जा रहा था, लेकिन लास्ट में आते आते जो हमारा केस है वो थोड़ा सही नहीं गया। तो क्या ये सही है कि नहीं है? अब देखो, आप एक और चीज समझो, ये तो मैंने ऐसे समझाया आपको कि हाँ यहाँ से तो ये प्रोपोर्शन नहीं लग रहा, सारा प्रोपोर्शन नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ आपको करना कैसे है। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, छोटी क्लासों में आपने सीखा है रेशो को, प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब किसका कितना हिस्सा है ना, ऐसे। तो 4 का 60 के साथ प्रोपोर्शन बना दो कि 4/60 कितना बन रहा है, वही 8/100 बनना चाहिए। क्यों? लॉजिक समझो, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। जब मैंने बोला एक पेन खरीद रहे हो कितने रुपए का पड़ रहा है, आप कह रहे हो 5 रुपए का। मैंने कहा 2 पेन खरीद रहे हो कितने का पड़ रहा है, आप कह रहे हो 10 रुपए का। मैंने कहा 3 पेन खरीद रहे हो, आप कहोगे कितने का, आप कहोगे 15 रुपए का। मैंने कहा 4 पेन खरीद रहे हो, आप कहोगे 20 रुपए का। तो आप लॉजिक समझो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे समझे। ये तो समझ रहा है कि दोनों चीज प्लस हो रही है, इधर भी चीजें प्लस हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि क्या ये सही में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कैसे समझेगा, तो आप इसको इसके अपॉन में रखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 1/5। ठीक है, फिर दूसरा 2/10 इसको इसके प्रोपोर्शन में रखो, फिर तीसरा 3/15 इनको प्रोपोर्शन में रखो, फिर अगला 4/20 इनको प्रोपोर्शन में रखो। इसको काटो, क्या आ रहा है 1/5। 2 के पाड़े में, 3 के पाड़े में 1 नंबर पे, 3 के पाड़े में 5 नंबर पे, 3 के पाड़े में 1 नंबर पे, 3 के पाड़े में 5 नंबर पे। सबका आंसर कट पिट के 1/5 आ रहा है। यानी कि ये सारा केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था, यानी कि जितने भी सीक्वेंस है ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब प्रोपोर्शन का पार्ट तो है, डायरेक्ट है क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, प्रोपोर्शन का पार्ट तो है। जैसे ये 4 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही चेक करो कि क्या 4/60, अगला कितना 8/100, अगला कितना 12/140, अगला कितना 24/180। तो इसको काटो, 2 के पहाड़े से काट दो, 2/30, फिर काट दो, कितना 1/15 आना चाहिए। चेक करते हैं क्या ये 8/100 1/15 बनेगा। 2 के पहाड़े में करोगे 4, फिर आ जाएगा 50। अब आप सोचो 4 का 60 बन रहा था, 4 का 50 सेम है ही नहीं, यहीं से पता चल रहा है प्रोपोर्शन नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। इसको आप कैसे करोगे ना, पूरा ऐसे लिख देना कि 4/60 8/100 100 के बराबर नहीं है, फिर वहां पर 12/140 के बराबर नहीं है, फिर वहां पर 24/240 के बराबर नहीं है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, कट पिट के दोनों का फ्रैक्शन सेम नहीं आ रहा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक मिक्सचर है पेंट का, उसको बनाया गया जहां पर हम एक पार्ट है रेड पिगमेंट का, उसको 8 पार्ट ऑफ बेस के साथ मिला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल बना के शायद दिखाया हुआ है बुक के अंदर, इस तरीके से है ना। मैंने साइड बाय साइड देखो बुक भी रख रखी है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन देखते चलेंगे। और करने का तरीका भी बताऊंगा, अभी तो जस्ट बेसिक बेसिक चल रहा है, जब बढ़िया क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। हाँ वही कि एक पार्ट रेड पिगमेंट का, उसको कैसे बन रहा है 8 बेस के पार्ट से, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, वही रेड पिगमेंट और यहाँ पर बेस का पार्ट, ठीक है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक बन रहा है 8 के साथ, मतलब एक जो है एक पार्ट है रेड पिगमेंट का, 8 पार्ट ऑफ बेस के साथ वो बन रहा है। तो आपको कह रहा है फाइंड द बेस दैट नीड टू बी एडेड, ठीक है ना। सो हाँ बस, ताकि वो गिवन चीज है ना, मतलब वो एक तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला हिसाब किताब बन रहा है कि 4 अगर रेड पिगमेंट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बस वो लॉजिक लग रहा है। अब आप इसको कैसे समझोगे, मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप एक तरीके से देखो, ये डायरेक्ट में ये इसके अपोन में रहता है, ठीक है ना। 1 और 8 ये दोनों प्रोपोर्शन में रहेंगे, और दूसरी तरफ ये मुझे पता है कि ये प्रोपोर्शन रहने ही वाला है, क्योंकि जितना, जैसे मान लो पेन वाला कि जितना बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ेगा, ये सिंपल सी बात है ना। उसने बोला तो कि ये बढ़ने से ये कितना बढ़ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो 4 के साथ ही कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता, इसको आप x मान लो ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे इस तरीके से x मान लो, फिर इसके बाद आप कुछ मत करो, इन दोनों को उल्टा कर दो अपने आप को समझाने के लिए कि x नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये 8/1 हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों को उल्टा कर दिया, फिर 4 को यहाँ 8 के पास ले जाओ, तो नीचे है उधर जाके गुणा हो जाएगा, है ना। 8 के पास ऐसे चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 32, यानी कि यहाँ आप लिख दो 32। अब आप इसको चाहो तो इससे रिलेट कर लो, नहीं तो आप एक चीज सोचो ना कि यहाँ पर 4 गुना हुआ, यहाँ पर भी जायज बात है 4 गुना हो जाएगा। अब 4 से ये 3 7 ऐसे मत सोचना, आप इसको समझो कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा 1 और 8 है, तो उस तरीके से क्या चलेगा। अब आप 1 और 8 को 7 और इससे रिलेट कर लो, 1/8 है,
ठीक है ना, और उसका प्रोपोर्शन यहाँ इसके साथ, नहीं तो 4 और 32 से भी कर सकते हो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि 1/8 है तो इसी का 7 और नीचे इस तरफ नंबर निकालना है तो इसे x, फिर दोनों को उल्टा कर देंगे, 8/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x/7, 7 उधर चला जाएगा, 7 अट्ठे, ठीक है ना, x अकेला रहेगा, 56 हो जाएगा, तो यहाँ हम 56 लिख देंगे। तो आप ये बात ध्यान रखो, आप यहाँ से भी कर सकते थे, मतलब आप ये भी लिख सकते थे कि जो 4/32 है वो 7/x के बराबर है। ऐसे बेटा यहाँ पर अब इस बार x लिख दो, 1/8 और 12/x ऐसे लिख दो, 1/8 बराबर 12 में x, और फिर उल्टा कर दो, उल्टा मतलब 8/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा x/12, फिर 12 को 8 से गुणा कर दो, ठीक है ना, 8 10 जा 80 और 2 बार और 8 यानी कि 96, x की वैल्यू आ गई 96। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगी 96, तो फिर ये 20 है तो 20 के हिसाब से ये 160 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख देंगे, काम खत्म। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। वो पेपर में आने वाले इस टाइप के क्वेश्चन है नहीं, और जो भी हम टेस्ट भी रखने वाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बताता चलूंगा किस टाइप के क्वेश्चन मैंने टेस्ट में रखने हैं, इसके तुरंत बाद में टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो अपना ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन 2 में एक पार्ट जो रेड पिगमेंट था, जैसे मान लो अब ये कह रहा है कि एक पार्ट के साथ, अब देखो इस बार खतरनाक चीज है, तो वो रेड पिगमेंट था, कह रहा है उसके साथ 75 ml का बेस चाहिए था, ठीक है ना, 75 ml का, यानी कि बेस का पार्ट कितना ml में चाहिए वो चाहिए था। तो कह रहा है कि 1800 ml के साथ कितना चाहिए होगा। अच्छा, ml की बारी आप कहाँ लिख रहे हो पहले समझो, है ना, आप इसको एक टेबल सी बना के लिखो। आप एक तरफ रेड पिगमेंट कितने हैं और उसके साथ कितना ml बेस कवर हो रहा है वो लिख रहे हो। देखो आप इसको जब टेबल बनाओगे तो इसको कैसे करोगे, उसने क्या बोला, अब इसको आप जब भी कोई क्वेश्चन करोगे ना और आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे बनाना, 3 टेबल सी बनाना। इस वाली को, पहले वाली को थोड़ी बड़ी रख लेना, ठीक है, पहली वाली को थोड़ी सी बड़ी रख लेना इस तरीके से, जिसमें आप थोड़ी सी जानकारी लिखोगे। तो एक तरफ क्या, देखो उसने क्या बोला, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यानी कि एक तरफ रेड पिगमेंट है, यहाँ पे आप लिख दो रेड पिगमेंट, और उसके साथ कह रहा है कितना बेस चाहिए, कितना ml बेस चाहिए। तो आपको बेस चाहिए, बेस लेकिन किस में चाहिए, इन मिलीलीटर, ऐसे लिख देना। तो एक के साथ कितना ml चाहिए, 75 ml। तो कह रहा है 1800 ml के साथ कितना होगा, यानी कि ml की जगह 1800 लिख दोगे, और यहाँ आपको कितना बेस चाहिए वो मांग रहा है। यानी कि अब आप देखो इसको प्रोपोर्शन बनाओ, 1/75 बराबर में x, क्योंकि इसको x मान लो, अपॉन में 1800, और फिर कुछ मत करो, बस ये 1800 हटाना है यहाँ से, इसको वहां ले जाओ, 1800 x के साथ गुना होगा, 1800 ही रह जाएगा, क्योंकि ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1800 ही रह जाएगा, नीचे है 75 बराबर में x। आप चाहो तो 5-5 का पहाड़ा करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पहाड़े में ये आता है कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, और 180 का इतना सा पार्ट 36 नंबर पे आता है, तो 360 बचा, यानी कि x की वैल्यू बची 360, ठीक है, अपॉन में 15। फिर 5 के पहाड़े में काट दो 3 नंबर पे, 5 के पहाड़े में ये कितने नंबर पे आता है, नहीं तो आप 3 के पहाड़े से भी काट सकते थे, 3 के पहाड़े से काट देते, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें अपने को थोड़ी जल्दी पता है। जैसे 3 के पहाड़े में ये 5 नंबर पे आता है, 3 के पहाड़े में ये 120 नंबर पे आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचा, 120 बटे में 5 बराबर में x, फिर ये 5 के पहाड़े में 1 नंबर पे, और फिर ये आता है 24 नंबर पे, यानी कि x की वैल्यू 24 आई, यानी कि एक 1800 ml जो बेस के पार्ट है उसके लिए 24 रेड पिगमेंट लाने पड़ेंगे। तो आपको ये, जैसे आपके x की वैल्यू 24 आई ना, तो आप लिखना कि रेड 24 रेड पिगमेंट रिक्वायर्स, ठीक है ना। ये पूरा थोड़ा सा तरीका वरीका लिख के चलना पड़ेगा, ठीक है ना, माफ करना, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख देता हूँ सही से। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं मेरे भाइयों। अब चीजें बढ़िया होती जाएंगी। अब देखो समझो, एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, वो 840 बोतल 6 घंटे में फिल करती है। तो दो जानकारी है, एक तो बॉटल फिल करने वाली और एक टाइम वाली। बॉटल फिल करना मतलब कितनी बॉटल है, ठीक है ना, तो एक लिखेंगे हम नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है, और उसको फिल करने की बात हो रही है, ठीक है ना, ओ सॉरी टाइम की बात हो रही है, तो टाइम, और टाइम किस में आ रहा है, टाइम आर में आ रहा है, ठीक है, इतना करना, और इसको ऐसे बक्से में बंद कर देना, ठीक है, यहीं से केस बनाएंगे। कितना, 840 बॉटल, कितना, 6 घंटे में। तो कह रहा है हाउ मेनी बॉटल्स, हाउ मेनी बॉटल्स मतलब कितनी बॉटल्स मांग रहा है, कितने टाइम में, 5 घंटे में। खत्म, कुछ भी नहीं है, इसको इसके अपॉन में रखो ऐसे, 840 अपॉन में 6 बराबर में इसको x मान लो, अपॉन में 5। बस यहाँ पर x चाहिए तो 5 हट जाना चाहिए, 5 को उधर ले जाएंगे,
840 नीचे 6 है, उधर गुना में जाके 5 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, 6 के पाड़े में ये 1 नंबर पे और 840 को डिवाइड कर लो, ठीक है ना। और जो समझदार है वो इसको डायरेक्ट कितने नंबर पे, 14 नंबर पे 140 हो गया। 5 को 140 से गुना करो, 700 हो गया। यानी कि कितनी बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी जी, 700 बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद लिख लेना, इट रिक्वायर्स 700 बॉटल्स, या फिर 700 बॉटल्स विल फिल इन 5 आवर्स, ठीक है ना। बस खत्म क्वेश्चन। और क्या करना है मेरे भाइयों, चले आगे। चलो अब ये वाला अगला जो थोड़ा सा डरावना टाइप क्वेश्चन है, नहीं क्या इतना ये वाला डरावना नहीं है, अगला होगा। कहता है एक फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा डरावने तरीके से इस तरीके से दिखा रखा है। मतलब एक फोटोग्राफ है एक बैक्टीरिया की, जिसको अगर हम 50,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो वो एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ अगर करेगा, मतलब जूम कर रहे हैं एक तरीके से। तो आप समझो यहाँ पर चीज़ों को, ठीक है ना। वही अपना डायरेक्ट अपने को बनाना है, वो तरीका नहीं भूलना, ठीक है ना। तो एक तरफ क्या हो रहा है, हम एक तरफ क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया एनलार्ज कर रहे हैं, तो एक तरफ हम एनलार्ज कर रहे हैं, तो एनलार्ज लेंथ लिख देना इस तरीके से। और दूसरी तरफ उसके साथ साथ हम एक्चुअल लेंथ फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, कि मतलब कितना एनलार्ज करने के बाद लेंथ कितनी है और कितना एनलार्ज कर रहे हैं। तो एनलार्ज लेंथ कितनी निकल रही है और कितना एनलार्ज कर रहे हैं, एनलार्ज टाइम्स लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो आपने कितनी बार एनलार्ज करा, 50,000 बार एनलार्ज करा, तब जाके 5 सेंटीमीटर की लेंथ आई। तो उसने बोला कि अगर हम 20,000 बार एनलार्ज करते तो लेंथ कितनी आती। बस खत्म काम यहाँ पे, आप समझ गए होगे। अब आपको निकालना एक तरफ 5 और एक तरफ आपका 50,000, बराबर में एक तरफ जो निकालना है इसको x मान लो, और इस तरफ कितना मेरे भाइयों, 20,000। बहुत ध्यान से सुनना, इस तरफ 3 4 0, इस तरफ 3 4 0 कट गए, समझ रहे हो। और जिसको नहीं समझ में आए तो मत काटना, ठीक है ना। 5 है, इधर क्या है, 50,000 है। आपको पता है यहाँ से बस ये x की वैल्यू चाहिए, तो 20,000 हटाना पड़ेगा, तो x अब यहाँ पे अकेला हो गया, 20,000 उधर चला जाएगा, उधर जाके गुणा हो जाएगा। मैं ये जीरो नहीं काट रहा, अब काट लेता हूँ, ठीक है। तो अब कट गई, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या बचा, 5 गुना में 2 और नीचे क्या बचा 5, बराबर में x, x से x कट गया, वो सॉरी 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि अगर हम 20,000 टाइम जूम करेंगे तो 2 सेंटीमीटर की लेंथ हमारी फोटो व बैक्टीरिया का फोटोग्राफ बन जाएगा, खत्म, और कुछ भी नहीं है। चलें आगे मेरे भाइयों, बकवास बकवास सी चीजें चल रही हैं। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, एक मॉडल शिप था जो जिसमें जो मस्ट है दैट इज 9 सेंटीमीटर हाई। तो एक जो मास्ट होता है दैट इज 9 सेंटीमीटर हाई, यानी कि दो चीज की बात की गई है, ठीक है ना। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज, अच्छा मतलब वो दिखने में 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, लेकिन एक्चुअल उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो दो लेंथ की बात हो रही है, ठीक है ना। एक हो रही है एक्चुअल लेंथ की बात, ठीक है ना। और एक एक हम कैसे लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं जैसे इसने लिख रखा है मॉडल शिप, हाँ तो मॉडल ऑफ द शिप ये ना, मतलब हाँ ठीक है। अच्छा एक मॉडल मतलब एक शिप है, उसका एक मॉडल लेंथ बता रखा है, ठीक है ना। तो मॉडल लेंथ लिख देना एल, ऐसे पूरा, मेरे पास जगह कम पड़ रही है, मॉडल लेंथ और एक्चुअल लेंथ। तो मॉडल में लेंथ कितना बताया 9 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल उसका कितना लेंथ पड़ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है अगर लेंथ जो है शिप की 28 मीटर है तो मॉडल में कितनी पड़ेगी, यानी कि एक्चुअल अगर 28 है तो मॉडल में कितनी पड़ेगी। बस क्वेश्चन खत्म, 12/9 बराबर में 28 बटे में इधर x। अब देखो x नीचे आ गया, पहले दोनों को उल्टा कर लो, अपने आप को कंफर्टेबिलिटी दो। 12 बराबर में x/28, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, ये कट जाएगा 3 के पाड़े में, 3/4 हो जाएगा। फिर ये बच रहा है x और ये बच रहा है 28। अब यहाँ से आपको कुल मिला के x निकालने के लिए 28 हटाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 और 4 तो है, 28 को 3 के पास भेज दो इस तरीके से, और यहाँ पर x अकेला रह जाएगा। ये 1 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, 3 सत्ते 21, x की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब जब हमारी एक्चुअल लेंथ 28 सेंटीमीटर हो उस शिप की, तो मॉडल लेंथ 21 सेंटीमीटर दिखनी चाहिए। बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अपना आएगा क्वेश्चन नंबर 7वां, और ये थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड फॉर्म जब आपने प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करे होंगे तो उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। कहता है सपोज 2 किलो शुगर में 9.10 की पावर 16 क्रिस्टल्स है। तो दो चीज हो रही है, एक हो रहा है अपने पास कितना क्रिस्टल है और कितना शुगर है, यानी कि शुगर एक तरफ तो हम शुगर लिखेंगे, और उसमें कितने क्रिस्टल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एक तरीके से क्रिस्टल्स मांग रहा है हमारे पास, ठीक है।
तो शुगर अगर हमारे पास 2 किलो है, शुगर किलो में है तो केजी लिख देना। तो शुगर अगर हमारे पास केजी में है, यहाँ पर देखो कहता है शुगर अगर हमारे पास 2 केजी है तो 2 केजी में कितना ऑफ क्रिस्टल्स है उसके अंदर, 9 गुना 10 की पावर 6 इतना क्रिस्टल है। तो आपसे कह रहा है कि 5 किलो शुगर में कितना होगा क्रिस्टल्स, एक तो ये मांगा है और फिर इसके साथ कहता है कि 1.2 किलोग्राम शुगर में कितना होगा, ये दोनों मांगे। पहले आप एक पे ध्यान देना और मैं कहूंगा चीजें कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है। पहले इसको एक्स मान लो, वही लिखो 2 अपॉन में 9 गुना 10 की पावर 6 बराबर में 5 अपॉन में एक्स। कुछ मत करना, पहले तो उल्टा कर दो क्योंकि एक्स नीचे नहीं रहना चाहिए। क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5 और इधर हो जाएगा 9 गुना में 10 की पावर 6 और नीचे हो जाएगा 2। आपको बस 5 हटाना है, 5 को उधर ले जाओ, एक्स की पावर इज इक्वल टू यहीं रहेगा, एक्स अकेला 5 उधर चला जाएगा। 5 गुना में 9 गुना में 10 की पावर 6 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा क्योंकि 5 इन सबसे गुणा होगा। तो 5 निम 45 हो जाएगा, 45 को 2 से गुणा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 6 कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करो, 2 और 45 को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, 2 के पाड़े में 45 नहीं आता, आपको पता है 22 नंबर पे 44 आता है, ठीक है। एक बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो लगाओगे, 2 के पाड़े में 5 नंबर पे 10 आता है। आपका आंसर आएगा 22.5 गुना में 10 की पावर 6 बराबर में एक्स। बस एक प्रॉब्लम है, आपका आंसर ये सही नहीं है। पॉइंट जब आपका आंसर ऐसे 10 की पावर 6 इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में जाना है कि ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ होना चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसे होना चाहिए आंसर, 32.5 नहीं होना चाहिए, 42.5 नहीं होना चाहिए, रेदर देन उसके अलावा क्या होना चाहिए 3.25, 4.25, यानी कि पॉइंट एक तरफ यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। तो जैसे आप पॉइंट को एक तरफ यहाँ शिफ्ट करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉइंट आप आगे शिफ्ट कर रहे हो तो एक पावर बढ़ जाएगी, 10 की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं थोड़ा डीपली जाऊँ तो मैं समझा देता हूँ कि 22.5 है और 10 की पावर 6 कैसे होगा। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगा दो, फिर क्या होगा 225 होगा और नीचे 10 होगा और गुना में 10 की पावर 6 होगी। आपको पता है एक पावर ये काट देगा तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा और गुना में 10 की पावर 5 हो जाएगी। फिर आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो आप जबरदस्ती पॉइंट यहाँ लगाओगे तो फिर उसके लिए आपको जबरदस्ती 2 जीरो नीचे लिखनी पड़ेगी। और सॉरी माफ करना, जबरदस्ती 2 जीरो नीचे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट अगर आप यहाँ लगाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने यहाँ 100 से और गुणा करा है तब जाके ये 10 की पावर इतनी बनी है। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना वो चीज़ समझो, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा 225 पे थे और 10 की पावर एक तरीके से 5 हो चुकी थी, आपको यहाँ जबरदस्ती पॉइंट लगा के दिखाना था। तो जबरदस्ती यहाँ पॉइंट जब लगता है जब नीचे 2 जीरो होती, 2 जीरो ले सकते हो नीचे, आप कहोगे नहीं ले सकते, 2 जीरो तो जब ही आएंगी जब 2 जीरो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, ताकि वो 2 जीरो से 2 जीरो कटे। इसके लिए आपने यहाँ पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर आपके पास 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएंगी जो उसमें जुड़ेगी, तो कुल मिला के 2.25 गुना में 10 की पावर 7 हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा, इसको इग्नोर करो, ठीक है ना। इसको इग्नोर करो, आप क्या करो, आप बस यहाँ पर देख लो कि पॉइंट यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। अगर आगे करना है तो एक जीरो बढ़ा दो, अगर पीछे करना है मतलब जितना आगे बढ़ाओगे उतना, एक आगे बढ़ाया तो एक जीरो बढ़ा दी, अगर कल को पीछे घुमाना पड़े तो एक जीरो कम कर लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया। अब 1.2 वाला करते हैं। तो देखो 2 के साथ क्या है 9 गुना 10 की पावर 6 है और बराबर में 1.2 है और नीचे क्या है x है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा x अपॉन में 1.2 और गुना में ये हो जाएगा, ये भी उल्टा होगा तो 9 गुना में 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उस हिसाब से क्या हो जाएगा x 1.2 उधर चला जाएगा, 1.2 9 से गुना होगा, गुना में 10 की पावर 6 भी है और नीचे 2 भी है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप पॉइंट हटा दो नीचे जीरो लगा दो, क्या बच जाएगा 12 गुना में 9 और गुना में 10 की पावर 6 और नीचे 20 है बराबर में x है। अब इसे काटो 2 के पहाड़े में 6 नंबर पे फिर 10 नंबर पे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना क्या बचा 6 और 9 बचा, 6 गुना में 9 गुना में 10 कितनी बार 6 बार और नीचे एक 10 है बराबर में x। अब क्या करो एक 10 से एक पावर कम कर दो और 6 9 जा 54 लिख दो और गुना में अब आपके पास 10 की पावर 5 हो गई है क्योंकि एक पावर कम हो गई। लेकिन आपको पता है कि पॉइंट यहाँ लगना चाहिए, पॉइंट तो यहाँ है नहीं, तो आप जबरदस्ती एक नंबर आगे पॉइंट लगा रहे हो तो एक पावर बढ़ा दो, समझ रहे हो, बस काम खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों। चलें आगे, ये आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं कि इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल चाहिए होंगे जब 1.2 kg शुगर चाहिए होगा और जब 5 kg शुगर चाहिए होगा तो इतना नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है बेटा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। ये आपको कहता है कि रश्मि जो है उसके पास एक रोड मैप है जो 1 सेंटीमीटर का स्केल है, मतलब आपका पास भाई सिंपल सी चीज़ है, मैप होता है, मैप तो एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब नक्शा तो सही में जगह जो होती है वो बड़ी होती है लेकिन उसके मैप तो छोटे होते हैं ना। तो एक है
कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस कितना है और उसका कितना आपने मैप रख रखा है। तो उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर के स्केल का 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब एक है स्केल आपके पास, ठीक है ना, तो ये एक है एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि उसके पास रोड मैप है विद अ स्केल 1 सेंटीमीटर, तो मतलब 1 सेंटीमीटर के स्केल के साथ 18 किलोमीटर कवर कर रही है वो। तो आपसे बोलेगा कि 72 किलोमीटर के लिए कितना रिप्रेजेंट करेगी स्केल के अंदर, वो चीज मांगे। यानी कि एक चीज है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस आप लिख सकते हो, एक एक्चुअल डिस्टेंस, और फिर लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड ऑन, ठीक है ना, स्केल, डिस्टेंस कवर्ड ऑन स्केल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/18 बराबर में इसको x लिख लोगे और इसको 72। जो लोग समझदार है वो यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 18 के पाड़े में 1 नंबर पे 4 नंबर पे ऐसे भी कट सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ 1/1 बच जाएगा, यहाँ x/4 बच जाएगा, 4 को फिर उधर भेज दो, एक जब 4 से गुना होगा x की वैल्यू 4 आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? नहीं तो अगर आप समझदार नहीं हो बहुत ज़्यादा, आप बेसिक बेसिक तरीके से जानना चाहते हो, तो वही 1/18 बराबर में इसको x मान लो, और यहाँ पे क्या 72, 72 को फिर यहाँ ले जाओ, 72 1 से मल्टीप्लाई होगा 72 ही बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6 के पाड़े में 3 नंबर पे, 6 के पाड़े में 12 नंबर पे, 3 के पाड़े में 1 नंबर पे, 3 के पाड़े में 4 नंबर पे, x की वैल्यू अभी भी 4 आ गई। यानी कि जब 72 किलोमीटर दिखाना होगा तो डिस्टेंस जो स्केल पे कवर करेंगी वो 4 सेंटीमीटर करेगी। ठीक है जी, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो चीजें कैसे कैसे होती जा रही है ना मेरे भाइयों, है ना। 2 क्वेश्चन बच गए, जल्दी से खत्म करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है एक 5 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर का वर्टिकल पोल है, मतलब एक एक्चुअल में पोल है, खंबा है। तो एक 5 सेंटीमीटर और उसके साथ 5 मीटर, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर का पोल है, ठीक है ना। और वो जो एक्चुअल में शेडो बना रहा है, मतलब पोल ऐसे खड़ा होगा, फिर उसकी परछाई यहाँ बन रही होगी, यहाँ सूरज की किरणें होगी, यहाँ पोल खड़ा होगा, ये उसकी परछाई बन रही है। तो कह रहा है जो एक्चुअल में पोल है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, और उसकी जो शेडो बन रही है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बन रही है। तो ये उसकी शेडो है, ठीक है ना, शेडो का लेंथ है, ठीक है ना। और ये एक्चुअल लेंथ है ऑफ पोल, जो खंबा है उसकी एक्चुअल लेंथ है। दो चीजें हो रही है, ठीक है ना। इसमें थोड़ी गड़बड़ाहट है, वो देख लेंगे भी। लेकिन उसने बोला है कि अगर लेंथ क्या होगी शेडो की लेंथ क्या होगी अगर पोल 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक तो ये केस दे दिया, और शायद इसके अलावा एक और केस दिया उसने। कह रहा है हाइट ऑफ पोल क्या होगी, यानी कि पोल की इस बार हाइट मांग ली, यानी कि ये मांग लिया। कह रहा है अगर शेडो 5 मीटर बन रही है तो ये दो केस हैं, पहले इसको करेंगे फिर इसको। अच्छा देखो, मीटर सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर को क्यों ना मीटर में बना लो। अब आपको पता है 5 मीटर है और 60 सेंटीमीटर, आप समझदार हो। 60 सेंटीमीटर को आपको पता है 60 को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो मीटर बन जाएगा। तो 0.6 हो जाएगा एक तरीके से, है ना, 0.6 हो जाएगा। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को डायरेक्ट लिख दो 5.60 मीटर। जैसे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, इसको डायरेक्ट लिख दो 3.20 मीटर। जैसे 10 मीटर और 50 है ना, इसको डायरेक्ट लिख दो 10.50 सेंटीमीटर, मीटर। ताकि मैं आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो। इंटेलिजेंट देखो बन गया आप धीरे धीरे, है ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, ज्यादा इंटेलिजेंट बन गया। आओ देखो क्वेश्चन करते हैं मेरे भाइयों। तो ये क्या है अपना 5.60 हो गया ये तो एक तरीके से, और इसके नीचे क्या है 3.20 हो गया एक तरीके से। बराबर में इस तरफ क्या 10.50 हो गया इस तरफ, और नीचे क्या हो गया x। अब आपको पता है पॉइंट के बाद 2 नंबर है और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, दोनों की दोनों पॉइंट से पॉइंट काट लो, समझ रहे हो। तो क्या बच गया ये 560, और ये क्या बच गया 320, ठीक है ना। और ये क्या है 10.5 और ऊपर x है। अब इसको आप क्या करो ऊपर नीचे कर लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि हमें तो x चाहिए, x तो नीचे दे रखा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो x अपॉन में कितना हो जाएगा अब 10.5 हो जाएगा। अब मेरे भाई 0 से 0 काट दो, ठीक है। तो आपके पास 32 और 56 बच गया। 8 के पाड़े में 4 नंबर पे आता है, 8 के पाड़े में 7 नंबर पे आता है, तो 4/7 बच गया, इज इक्वल टू में x है, और इधर क्या है चीज 10.5 है, ठीक है ना। अब आप चाहो पॉइंट को वहां ले जाओ, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा x यहीं रह जाएगा, तो 4 के पास चला जाएगा 10.5, और नीचे क्या रह जाएगा 7। अब पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 2 जीरो। अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी, कुछ भी नहीं है, कट रहा है सब। 105 7 के पाड़े में आता है, ठीक है ना। 0 से 0 काट दो, क्या बचा 4 गुना में 105, और नीचे बचा 7 और गुना में 10, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ 7 के पाड़े में 1 नंबर पे और ये 15 नंबर पे आता है। क्यों कैसे 7 दम 70 और फिर 35, दिख ही रहा था ये। क्या बचा 4 गुना में 15 और फिर नीचे 10, फिर उसके बाद कुछ मत करो, 4 को 15 से गुणा करो, 60 हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू 6 आ गई। यानी कि भैया
6 सेंटीमीटर 6 मीटर की हाइट नजर आएगी अगर 10.5 का है तो। लेकिन अगर 5 मीटर का शेडो आ रहा है तो कितने का होगा, तो उसको कर लेते हैं। इससे कर लो या इससे कर लो, इससे कर लो, ये लो इससे कर लो। क्या है 10.5, ठीक है ना, 10.5 है और उसके नीचे 5 है, बराबर में इधर 6 है और इधर निकालना है x। यही तो है क्वेश्चन, देखो है ना, यही है कि नहीं है, देखो है ना, यही पूरा। तो मेरे भाइयों इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुछ नहीं होगा, शुरू में ही पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, 2 नंबर थे, 2 जीरो हटा दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, क्या बच गया, 105 बच गया, 50 बच गया और x/6 बच गया। इसको इसको 5 के पहाड़े में काट दो 21 नंबर पे, इसको काट दो 10 नंबर पे, ठीक है ना। 6 को उधर ले जाओ, x अकेला यही है, 21 गुना में 6 और इधर 10 है, और कुछ मत करो, 6 को 1 से गुना करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 और नीचे 10 आ गया और बराबर में जीरो, जीरो से हटाया पॉइंट लगा 12.6, यानी कि इस बार पोल 12.5 मीटर का था पोल, तब जाके हमारी जो हाइट पोल की जो परछाई नजर आई है वो 5 मीटर की नजर आई। इस तरीके से मेरे भाइयों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो कर लो इस क्वेश्चन को। इसके बाद मेरे भाइयों लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां और यहाँ हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है एक लोडेड ट्रक था जो ट्रैवल कर रहा है 14 किलोमीटर 25 मिनट में, मतलब ट्रैवल कर रहा है 14 किलोमीटर 25 मिनट में, ठीक है। तो दो चीज हो रही है, एक हो रहा है डिस्टेंस ट्रैवल और एक हो रहा है टाइम, ठीक है। तो हो डिस्टेंस कवर्ड एक तरीके से है ना इन किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम इन मिनट, मिनट का प्रॉब्लम है, यहाँ मिनट आर का प्रॉब्लम पड़ सकता है। 14 किलोमीटर है 25 मिनट के अंदर, तो कह रहा है कि अगर इसी स्पीड से चला तो 5 घंटे में कितना होगा। 5 घंटे, 5 घंटा मतलब 60 से गुणा करोगे तो 5 6 300 मिनट की बात हो रही है, पहले आप ये बात समझो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 5 लिख देते तो ये 5 मिनट हो जाता, क्योंकि टाइम यहाँ पे मैं मिनट में लिख के बैठ चुका हूँ, तो मिनट में 300 मिनट हो जाएगा 5 घंटे में। तो ये हो जाएगा 14/25 बराबर में ये कितना हो जाएगा x/300। फिर इसके बाद इसको यहाँ ले जाओ तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 300 गुना में 14 और अपॉन 25, 5 के पहाड़े में काट दो 60 नंबर पे, 5 के पहाड़े में 5 नंबर, 5 के पहाड़े में 1 नंबर पे, 5 के पहाड़े में 12 नंबर पे, 12 और गुना में 14 बराबर में x, 12 धाम 120, 120 और 48 168 x का वैल्यू, यानी कि मेरे ख्याल से 168 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तब आपका जो डिस्टेंस है इस तरीके से चीजें आएंगी। मेरे भाइयों मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ पूरे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हर एक क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम इनवर्स प्रोपोर्शन पे आ जाते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन समझ जाओ कि चीज़ें बढ़ेंगी तो एक कम होगी, ठीक है ना। आ जाओ, तो इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि अब हमारे हैं हमारी एक्सरसाइज 11.2 के पास, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा ना, चीज़ें थोड़ी सी, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, तो करने का तरीका क्या है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, आपको बताना है कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है, ठीक है। बुक देख लें। चलो आओ, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देखो सारे क्वेश्चन कर लिए थे, 10 के 10 कर लिए हैं। चलो मेरे भाइयों आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज घटनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, तो देखो मैं समझा ही चुका हूँ कितने वर्कर हैं जॉब के अंदर। अगर आप समझो, अगर आप वर्करों को बढ़ाओगे, ठीक है ना, अगर आप, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि लिखने की मुझे जगह चाहिए, तो मैं यहाँ से पढ़ता चलूंगा। तो ध्यान से सुनना, जो अपना फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वहां पर मुझे बोला है कि नंबर ऑफ वर्कर एक जॉब में कितने होंगे और कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में। तो देखो समझो, एक दो चीज की बात हो रही है, एक तो वर्कर्स की बात हो रही है, ठीक है, और एक जॉब की बात हो रही है। अगर वर्कर बढ़ाओगे तो काम जल्दी होगा या लेट होगा, आप कहोगे भैया काम जल्दी होगा, तो काम बढ़ेगा या कम होगा, तो काम कम होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है पहला, समझ रहे हो। फिर दूसरे पे आ जाते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ अ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो देखो सिंपल सी बात है, बड़ा ही बेसिक सा तरीका है। हाँ, तो सेकंड था, अच्छा, ओके ओके माफ करना, सेकंड मैंने गलत पढ़ लिया। सेकंड क्वेश्चन तो ये था द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। भाई टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल, टाइम, एक टाइम की बात हो रही है और टाइम की बात किससे हो रही है, डिस्टेंस से, ठीक है ना। तो आप सिंपल सी बात है डिस्टेंस बढ़ा दो,
टाइम बढ़ेगा, हाँ टाइम बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। कौन सा केस है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या इन्वर्स हुआ? अगर आप डिस्टेंस कम कर दो तो टाइम भी कम हो जाएगा, जल्दी तय हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ ना, इन्वर्स का कहाँ हुआ? समझ रहे हो? अगला, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। भाई सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा जगह पे खेती करोगे, हैं, जितनी ज़्यादा जगह पे खेती होगी उतनी ही तो जगह पे हार्वेस्टिंग कटाई होगी, है कि नहीं? तो लैंड बढ़ा दोगे तो कटाई की जगह बढ़ जाएगी क्या? ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। समझ रहे हो? हैं? अब चौथा देखो, चौथे में क्या कह रहा है? द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब एक फिक्स जर्नी है, फिक्स जर्नी मतलब जर्नी का डिस्टेंस फिक्स है और स्पीड की बात कर रहे हैं, तो जर्नी इस बार फिक्स्ड है, ठीक है ना? जर्नी फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर जाना है, तो कह रहा है टाइम और उसके साथ साथ दूसरी चीज है स्पीड। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो 50 किलोमीटर जल्दी तय हो जाएगा कि लेट? आप कहोगे भैया जल्दी तय हो जाएगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, समझ रहे हो? नेक्स्ट पार्ट, पॉपुलेशन एक देश का और एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। भाई पॉपुलेशन बढ़ा दो तो जो एरिया है वो एक इंसान के हिसाब से कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? या पॉपुलेशन कम कर दो तो एरिया जो एक इंसान के हिसाब से घेरने, वो पर यूनिट एरिया याद है? पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे थे, अभी समझा रहा था ज्योग्राफी के अंदर। वो चीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव पड़ेगा। कहानी खत्म। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। क्या ही दिक्कत थी? फर्स्ट क्वेश्चन तो लल्लू टाइप क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ विनर लिखे हुए हैं इस तरफ टेबल के अंदर, आपको नंबर ऑफ विनर्स और हर बंदे के लिए क्या प्राइस है। अब सिंपल सी बात है, 1 रुपए में जैसे एक ही बंदा है अगर, तो उसको पूरा 1 लाख रुपए दे रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम जब 2 बंदे ला रहे हैं तो उसके साथ हम 50,000 रुपये रख रहे हैं। तो कह रहा है ऐसे अगर 4 बंदे लाओगे तो कितने पैसे बांटोगे हर बंदे को, है ना? अब यहाँ 2 जनों के हिसाब से 50,000 क्यों हो गए? क्योंकि 2 जने हो गए, एक को पूरा 1 लाख मिल रहा था तो 2 जनों को 50-50 मिलेगा। ऐसे 4 जने होंगे, ऐसे 5 जने होंगे, ऐसे ही 8 जने होंगे, और फिर ऐसे ही 10 और ऐसे ही 20 जने होंगे। तो कितना कितना दोगे, ये आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको सिंपल से तरीका बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना आपको ये देखना, बहुत ध्यान सुनना, मजा आएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है, क्योंकि तरीके थोड़े अलग होंगे। मैं आपको वो समझाता हूँ कि तरीके अलग कैसे होंगे इसी क्वेश्चन को रिलेट करके, ठीक है ना? अब जैसे आप, फॉर एग्जांपल आपने अभी क्वेश्चन करा मेरे साथ कि भाई एक पेन अगर 5 रुपए का है तो मैं एक पेन, मतलब एक पेन खरीद रहा हूँ 5 रुपए में। अगर मेरे को 2 पेन खरीदना है तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा? आप कहोगे 10 रुपये। मैं कहूँगा अगर मुझे 3 पेन देना होगा तो कितने रुपये? आप कहोगे भैया 15 रुपये। मैं कहूँगा 4 पेन था तो आप कहोगे भैया 20 रुपये। यहाँ पर जब हम पेन की क्वांटिटी प्लस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या पैसा बढ़ रहा है? आप कहोगे हाँ, दोनों प्लस प्लस सेम इफेक्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। इसमें आप कैसे करते थे काम? इसमें आप अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें चीजें थोड़ी ऐसी जा रही थी कि भैया अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 2 पेन कितने रुपए के पड़ेंगे बताओ। तो आप क्या कर रहे थे? पेन को रुपए के साथ प्रोपोर्शन में रख रहे थे, 1/5, और फिर इस 2 को एक्स के साथ प्रोपोर्शन में रख रहे थे इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वही इन दोनों का प्रोपोर्शन होगा। और फिर आप यहाँ से एक्स को उल्टा करके इस तरीके से, और यहाँ 5 को उल्टा करके इस तरीके से, फिर 2×5 = 10 आपने आंसर निकाल लिया था, यहाँ लिख दिया था 10 आंसर। दिस वॉज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना? यही तो कर रहे थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यही चीज तो चल रही थी कि भैया ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में चीजें ऐसे सॉल्व नहीं होती हैं। आप बस 2 चीज याद रखना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम इफेक्ट, पहली बात, और दूसरा एक का प्रोपोर्शन दूसरे कैटेगरी के साथ बनाते थे, यहाँ उल्टा है। यहाँ पर इसी का प्रोपोर्शन आप समझो इसी के साथ बनेगा, मतलब एक कैटेगरी का ही प्रोपोर्शन उसी कैटेगरी के दूसरे के साथ बनेगा, और वो भी उल्टे में बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, आप इसको कैसे करना। बड़ा ही सिंपल तरीका है। जो पहली कैटेगरी हो उन दोनों को आपस में गुणा कर दो, और जो दूसरी कैटेगरी हो उनको आपस में गुणा कर दो, वो हमेशा बराबर होंगी। कैसे? सोचो, इस लॉजिक को लगाओ। एक बंदा था, कितने रुपए दे रहे थे? 1 लाख रुपए, गुणा कर लो। दोनों अलग अलग कैटेगरी, दोनों को गुणा कर लिया,
और फिर इसको बराबर रख दो, जब 2 जने थे तो एक जने को 50,000 रुपये दिया, यानी कि दोनों को 1 लाख रुपए तब भी मिल जाएगा। देखो दोनों केस बराबर है, इसमें भी 1 लाख रुपए मिल रहा है और 2 पंजे 1 लाख, इसमें भी 1 लाख मिल रहा है। इस तरीके से करना है इनवर्स के क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले इनवर्स के केस को जानना कि ये इनवर्स का केस है या नहीं है, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, फिर समझना है इस क्वेश्चन को। अब आओ जरा इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। अब आप समझ गए हो कि एक को इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, बराबर। अब आपको पता है एक की गुणा 1 लाख ऐसे रखी बराबर में, और फिर इसके बराबर में इसको रख दिया ऐसे 4 और x, ये मान लो x है, इसको लिख दो 4 गुना x इस तरीके से, और फिर यहाँ से x हटा दो बस, वो सॉरी x रखो बस, 1 लाख तो है यहाँ पर, नीचे 4 गया तो 25,000 रुपये, यानी कि अगर 4 लोग होते तो एक बंदे को 25,000 रुपये मिलता, यहाँ पे फिर 25,000 लिख दो। अब आपको पता है एक बंदे के हिसाब से अगर 4 के हिसाब से 5 हो जाएंगे तो एक बंदे के हिसाब से कितना रुपया था, 1 लाख, और वही बराबर होगा 5 बंदों के हिसाब से कितना, हमें नहीं पता। आप खुद सोच सकते हो कि भैया 20,000 मिल रहा होगा, तभी तो 20 को 5 से गुणा करके 1 लाख आएगा, यानी कि आप यहाँ पर x लिखोगे ऐसे ही, और यहाँ 1 लाख था, इसको 5 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 20,000। फिर ऐसे ही आगे जाके 8 लोग हैं, तो 8 लोगों में बांटोगे तो कितना, जैसे 10 लोग हैं, अब आप सोचो एक बंदे को 1 लाख मिल रहा था, वही सेम अगर बराबर बढ़ जाए 10 लोगों में तो कितना होगा, हमें नहीं पता, तो x निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ 1 लाख है ही, ठीक है ना, और डिवाइड में 10 है, 0 से 0 कटेगी, 10,000 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 10,000, यानी कि अब वही पैसा 10,000 इस तरीके से बढ़ रहा है। चीजें थोड़ी इस तरीके से चलती हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, उसको बस समझने के लिए, चीजें थोड़ी बढ़ती जाएंगी, आगे मजा आएगा। जैसे अगला कह रहा है, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी खतरनाक चीजें दे रखी है आपको, कह रहा है रहमान जो है ना वो एक व्हील बना रहा है जहां पर वो स्पोक्स का यूज कर रहा है, और वो इक्वल स्पोक्स डालना चाहता है इस तरीके से कि जो एंगल है ना वो सब में बराबर बराबर बटे, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, आप देखो, जैसे एक सर्कल है इस तरीके से, उसने उसमें 4 स्पोक्स डाल दिए ऐसे, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो डल गया ना, मतलब इस तरीके से स्पोक्स डाल दिए 1 2 3 4, तिल्लियां जो होती हैं। तो जब उसने करा ऐसा 4 डाले, तो उस केस में जो एंगल हुआ एक का, मतलब हर किसी का एंगल जो हुआ दो, मतलब इन दोनों दोनों स्पोक्स के बीच में, तो वो कितना हुआ 90, यानी कि दो चीज लिखी हुई है, एक तो कि नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, ठीक है ना, और दूसरा एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स, पूरी बात लिखी हुई है, आप बुक में ही होगी ये तो क्वेश्चन के अंदर। फिर उसने क्या करा 6 एंगल डाले तो 60 हो गया। अब वो बोल रहा है कि अगर 8 स्पोक्स डाल दूंगा तो कितना एंगल हो जाएगा हर एक के बीच में, 10 डालूंगा तो कितना एंगल हो जाएगा, और 12 डालूंगा तो कितना एंगल हो जाएगा। अब आप समझो, एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही है, कौन सा केस, इनवर्स। तो इनवर्स का केस है, यानी कि इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर है, ऐसा समझना है ना। अब मजा आ गया, देखो हो गया ना क्वेश्चन कितने आसान से। तो वो आपसे क्या मांगा है, आपसे उसने चीजें मांगी, क्या था, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन द pair of consecutive spokes in inverse proportion, yes, because the number of spokes are increasing and the angle between the two consecutive spokes are decreasing, so that's why it is in a converse proportion, or sorry inverse proportion, ठीक है ना। अब दूसरा कह रहा है अगर 15 स्पोक हुए तो कितना होगा, तो चलो 15 स्पोक का बताते हैं, ये तो आप कर लोगे, खेल कूद है, खेल कूद कर लेना, मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे 15 के साथ कितना होगा बताना है मुझे। तो मुझे पता है ये दोनों कैटेगरी अब गुणा होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो मैं इसको इसके अपॉन में रखता था और इसको इसके अपॉन में काम करता था, लेकिन यहाँ मैं गुणा करूंगा, 4 को गुणा करूंगा 90 से, और बराबर में इधर 15 है, और मुझे 15 के साथ निकालना है, तो इसको मैं x रख दूंगा। अब देखो मजेदार चीज है, ठीक है ना, कैसे, x को यहीं रखो, 4 गुना 90 है, 15 को भगा दो इधर, 15 के पाड़े में 1 नंबर पे और ये 6 नंबर पे, 4 6 24, यानी कि कितने स्पोक्स होने चाहिए, 24। कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, देखो कैसे बचकान तरीके से अपन ने कर लिया, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था ना वैसी तरीके से कर लेंगे, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी कह रहा है अगर लगातार 40 स्पोक्स हुए तो, अच्छा सॉरी, अगर एंगल 40 डिग्री हुआ तो, यानी कि अब की बार एंगल 40 डिग्री, यानी कि एंगल अब की बार 40 डिग्री है, तो ये कितना है। तो अब ये केस के साथ फिर वही पहला वाला उठा लो, क्या, 4 गुना में 90, इस बार अपोन में नहीं रखना, गुना में रखना, इनवर्स प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स गुना में 40 इज इक्वल टू एक्स गुना में 40 डिग्री, है ना। तो एक्स यहीं रखो, 4 गुना में 90 है, और इधर ले जाओ अपने 40 को। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से 4 काट दो, सिर्फ 9 रह गया, यानी कि कितना होता, 9 स्पोक्स होनी चाहिए थी। कितनी स्पोक्स, 9 स्पोक्स होनी चाहिए थी, तभी सबके बीच में 40 डिग्री का एंगल बनता। खत्म क्वेश्चन मेरे भाई, चले कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और पार्ट भी रह गया क्या, नहीं बिल्कुल
सब खत्म। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अब आप इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन की कहानी समझ चुके हो। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भैया इसके अंदर है अपने 11 तक है, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही तो है, पिछली बार 10 थे, कोई बात नहीं। तो अभी तो फिलहाल हम चौथे तक पहुंच भी चुके हैं। तो मेरे भाइयों जो अपना चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा जो अपना क्वेश्चन है इसको समझते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, कहाँ गया चौथा क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ था। तो कहता है एक बॉक्स थी स्वीट की, उसको 24 बच्चों में बांटा। तो कहानी बनाएंगे, कहानी वैसे ही बनाएंगे, बिल्कुल कहानी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 बच्चों में बांटा, 24 चिल्ड्रन है, तो हर बच्चे को 5 मिल रही है। तो कह रहा है कि अगर वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब बच्चों को 4 कम कर दिया। तो पहले 24 बच्चों में बांट रहे थे, अब 4 कम कर देंगे तो कितने बच्चों में बांटेंगे, 20 बच्चों में। तो कह रहा है कितना हर एक बच्चे को मिलेगा, यानी कि जो स्वीट है वो ईच बच्चे को, हर एक बच्चे को कितना मिल रहा है। तो 24 बच्चों में बांटी तो एक बच्चे को 5 मिठाई मिली, और यहाँ पर है एक तरीके से नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो उसने बोला अगर हम 4 कम कर देंगे यानी कि 20 बच्चों में बांटेंगे, जायज बात है, बच्चों में ज्यादा बटेंगी चीजें। तो आपको पता है, देखो सोचो, बच्चे अगर आप कम कर रहे हो यानी कि माइनस कर रहे हो, तो क्या हर एक बच्चे को ज्यादा मिलेगी? अब जायज बात है, 4 बच्चे कम करे, उन 4 बच्चों का हिस्सा इन बाकी बच्चों को तो ज्यादा मिलेगा, यानी कि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, इनवर्स का केस है। तो इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा, 24 गुना में 5 बराबर में 20 गुना में x। तो अब देखो कैसे करेंगे, x को यहीं रखो, 24 गुना में 5 और नीचे है 20, 5 के पाड़े में 1 नंबर पे, 5 के पाड़े में 4 नंबर पे, 4 के पाड़े में 1 नंबर पे, 4 के पाड़े में 6 नंबर पे, x की वैल्यू आ गई 6। यानी कि अब हर एक बच्चे को 6 मिठाई मिलने लगी है 4 बच्चों को कम करने से। कितना प्यारा क्वेश्चन है। चले आगे मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे चले मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक फार्मर जो है वो हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल, मतलब उसके पास इतना खाना है कि वो 20 जानवरों को खिला सकता है, ठीक है ना। 20 जानवरों को खिलाएगा तो 6 दिन तक, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डेज है, ठीक है ना, और एनिमल्स है इस तरफ। 20 जानवर 6 दिन तक खिलाएगा। तो कह रहा है अब फूड कितना चलेगा अगर 10 और जानवर आ जाए। तो बहुत से लोग ना यूं सोचते हैं कि अगर 10 जानवर हो जाए तो कितना, नहीं 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 नहीं, 10 और जानवर आ जाए यानी कि अब जानवर कितने, 30, तो कितने दिन तक खाना चला पाएगा। अब आप खुद सोचो, खाने के लिए अगर लोग ज्यादा हो जाए तो खाना कम दिन तक चलेगा। इनवर्स केस है, एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस, इनवर्स यानी कि इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा। 20 गुना में 6 बराबर में 30 गुना में x, ठीक है ना। फिर भाइयों x यही रहेगा, 20 गुना में 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 30, 0 से 0 कटा, 2 गुना में 6 और नीचे क्या है 3, 1 नंबर पे 2 नंबर पे। यहाँ हमारी x की वैल्यू मेरे भाइयों कितनी हो गई है, 4 हो गई है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे मेरे भाइयों। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने एस्टिमेट करा कि 3 लोग जो है ना वो एक घर है उसको 4 दिन में बना देंगे, यानी कि 2 केस है, ठीक है ना। एक है नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लग रहे हैं, और नंबर ऑफ वर्कर। तो 3 वर्कर 4 दिन में काम कर रहे हैं। कह रहा है अगर वो 4 लोग यूज कर ले 3 के बजाय, मतलब अगर वो 3 के बजाय कितने यूज करे, 4, तो कह रहा है अब काम कितने दिनों में होगा। नंबर ऑफ डेज मांग रहा है, यानी कि इनवर्स। अब आप खुद सोचो ना, जब लोग बढ़ाएगा तो काम जल्दी होगा, माइनस, है ना। तो वही 4 गुना 3 बराबर में इधर क्या, इधर x मान लो, गुना में 4, देखो 4 से 4 कट गया, डायरेक्ट x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, यानी कि अब 3 दिन में हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलें आगे। देखो कितना लल्लू टाइप क्वेश्चन चल रहा है, समझ रहे हो। बस मैंने अगर जो चीज समझाई होगी वो आप समझे होगे तो बहुत ही आसान तरीके से हो गया होगा चीज। चलो है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बैच था बॉटल्स का और उसको पैक करा 25 बॉक्सेस में विद बॉटल्स, 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। मतलब टोटल हम, हमारे पास 2 चीजें हो रही हैं इस बार, ध्यान से समझना। 2 चीजें क्या हो रही है, एक तरफ तो एक बॉटल एक बॉक्स में कितनी है, तो यहाँ लिख देना कि बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में जैसे 12 बॉटल है, कब, अगर हम टोटल 25 बक्से बनाए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्स, टोटल 25 बक्से हैं तो एक बॉक्स में 12 बॉटल आ रही हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर हम सेम बैच को पैक करें 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, यानी कि अगर हर बॉक्स में हम 20, मतलब हर बॉक्स में 20 बॉटल डालें, तो कह रहा है कितने बॉक्स तैयार हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो, पहले आप एक बक्से में, मतलब
12 बॉटल डाल रहे थे, अब उसी बक्से में आप 20 बॉटल डालोगे तो आपके बक्से कम तैयार होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं। एक चीज को बढ़ाने से दूसरी इनवर्स केस, 25 गुना में 12 बराबर में इसको लिख दो x गुना में 20, यहाँ x रह जाएगा 25 गुना में 12 और नीचे क्या आ जाएगा 20, 5 के पाड़े में 5 नंबर पे, 5 के पाड़े में 4 नंबर पे, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 5 गुना में 12 अपॉन में 4 बराबर में x, 1 नंबर पे 3 नंबर पे 5 दिए 15 इज इक्वल टू x, यानी कि अब बक्से तैयार होंगे सिर्फ 15। बस खत्म क्वेश्चन भैया। चलें क्या आगे, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 8वां पर चलते हैं। क्वेश्चन 8वां हमको कहता है कि एक फैक्ट्री है, मतलब अच्छा इनवर्स के ना तो थोड़े ऐसे ही समझ में आ रहे हैं कुछ टाइप के क्वेश्चन ना, कि चीजें एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, वो बस ये लॉजिक लगाना है। कहता है एक फैक्ट्री को 42 मशीन चाहिए 63 दिन में काम करने के लिए, तो 42 मशीन नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, 63 डेज 42 मशीन। कह रहा है कि अगर हमें सेम आर्टिकल 54 दिन में बनानी पड़ी, 63 दिन में नहीं 54 दिन में बनानी पड़ी, तो जायज़ बात है फिर मशीन ज़्यादा चाहिए रहेंगी, मशीन ज़्यादा चाहिए रहेंगी अगर टाइम कम चाहिए तो। इनवर्स केस 42 गुना में 63 बराबर में x गुना में 54, इसको ऐसे करना है। फिर x को यहीं रखो, यहाँ 42 और गुना में 63 है और यहाँ 54 है। मेरे भाइयों इसको काटो, 6 के पाड़े में 7 नंबर पे, 6 के पाड़े में 9 नंबर पे, 1 नंबर पे 9 के पाड़े में, इसको 7 नंबर पे, 7 सत्ते 49, यानी कि मेरे भाइयों वो 49 मशीन की जरूरत पड़ेगी, 7 मशीन और ज़्यादा चाहिए रहेंगी, ठीक है ना। तो उसने बोला था हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, तो फिर 49, बस खत्म का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। अब आपसे क्या कहता है, एक कार है जो 2 घंटे ले रहा है अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। तो एक कार है जो 2 घंटे ले रही है, यानी कि एक तरफ है हमारे पास टाइम और है ना, और कितना लग रहा है 2 घंटा लग रहा है। और अगर वो स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो स्पीड कितना, अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत ध्यान से सुनना। ये सामने सामने है तो ध्यान रखना, डिस्टेंस और स्पीड का रिश्ता प्लस प्लस सेम रिश्ता, स्पीड और टाइम उल्टे हैं, यानी कि हमेशा उल्टा रिश्ता। देखो स्पीड और टाइम में छूटते समझ जाओ इनवर्स का केस है, बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है ना। तो 2 घंटे 60 लग रहा है, कह रहा है अगर गाड़ी 80 की स्पीड से भगाएं तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो टाइम कम लगेगा, तो वही 2 को 60 से गुणा करो बराबर में x को 80 से गुणा करो, 0 से 0 हटा दो, ठीक है, x यहीं रहेगा, यहाँ 2 गुना में 6 है और नीचे 8 आ जाएगा, टाइम थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब इसे आप 90 मिनट भी कह सकते हो, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। चलें आगे, मैंने डायरेक्ट पॉइंट में सॉल्व करा भैया, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देख लेना ऐसे ना, 2 गुना में 6 और यहाँ 8 था, 1 नंबर पे, 2 के पाड़े में 4 नंबर पे, 6 और 4 बचा, 2 के पाड़े में 3 नंबर पे, 2 के पाड़े में 2, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 का 1 पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, इस तरीके से 1.5 आ गया, सही है। चलें आगे मेरे भाइयों, अब सिर्फ कुछ ही चीज़ें बची हैं इस चैप्टर में, फिर हमारे चैप्टर खत्म कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम आगे आए तो कहता है 2 लोग फिट कर सकते हैं नई विंडो एक हाउस में 3 दिन में, ठीक है ना, मतलब 2 लोग हैं, लोग कितने हैं 2, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन और क्या कहते हैं नंबर ऑफ डेज, 2 लोग 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कह रहा है एक इंसान जो है ना वो बीमार पड़ गया जैसे ही काम शुरू करा, तो अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि अब नंबर ऑफ पर्सन एक ही है तो कितना टाइम लगेगा, तो इनवर्स है, कम कम लोग हो गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि 2 गुना में 3 बराबर में 1 गुना में x, यानी कि अब टाइम लगेगा टोटल 6 दिन, ठीक है ना। तो पहला केस खत्म। फिर आपसे कह रहा है अगर वन हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीड टू फिट इन 1 डे, अगर एक ही दिन में काम कंप्लीट करना होता है, यानी कि नंबर ऑफ डेज 1 होता तो कितना होता, तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई में 3 बराबर में ये वैल्यू चाहिए, तो x गुना में 1, यानी कि उसका मतलब 6 लोग चाहिए टोटल, 6 वर्कर, अगर 6 वर्कर होते तो एक ही दिन में काम कंप्लीट हो जाता। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी एक क्लास में। एक स्कूल है जिसके पास 8 पीरियड्स हैं और एक दिन में एक पीरियड वो 45 मिनट का चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये है टोटल पीरियड्स कितने हैं और क्या कहते हैं टाइम, टाइम ऑफ ईच पीरियड, ठीक है ना। तो 45 मिनट लग रहे हैं अगर 8 पीरियड है, कह रहा है अगर हम 9 पीरियड बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो वही आप जायज़ बात है टाइम बढ़ा रहे हो, मतलब पीरियड बढ़ा रहे हो तो एक पीरियड फिर कम टाइम का लगेगा,
तो वही 8 गुना में 45 बराबर में 9 गुना में x इनवर्स प्रोपोर्शन का ही केस है, ठीक है। x यही रहेगा, 8 गुना में 45 अपॉन में 9 एक नंबर पे और ये 5 नंबर पे, 8 पंजे 40 इज इक्वल टू में x की वैल्यू, यानी कि अब एक टाइम जो लगेगा पीरियड का वो 40 मिनट लगेगा मेरे भाइयों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और इस चैप्टर को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म कर दिया है, हर एक चीज़ आपको मैंने समझा दी है, मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है जी। चलो